पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि देश में डीलिमिटेशन यानी परिसीमन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है जहां पर इस मुद्दे पर लंबी बहस होने वाली है। वैसे तो महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इसका असली इम्प्लीमेंटेशन इस डीलिमिटेशन यानी परिसीमन की वजह से अटका हुआ है। ये दोनों ही कानून जब हमारे देश में पूरी तरह से लागू होंगे तो भारत की राजनीतिक तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। सरकार जहां इसे जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण का तो समर्थन करते हैं, लेकिन डीलिमिटेशन या परिसीमन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों को भारी नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये डीलिमिटेशन यानी परिसीमन होता क्या है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो हमारे देश में कुल 553 सीटें हैं और हर सांसद एक खास क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे राजस्थान में जैसलमेर या बीकानेर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या दिल्ली की अलग अलग सीटें, जब इन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया जाता है तो उसे ही डीलिमिटेशन कहते हैं। संविधान के मुताबिक ये बाउंड्रीज आबादी के आधार पर तय होती हैं ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश का एक सांसद करीब 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि तमिलनाडु में एक सांसद का क्षेत्र सिर्फ 17 से 18 लोगों तक सीमित है। ये आबादी लगातार बदलती रहती है और कायदे से हर 10 साल की जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए ताकि सांसदों पर जनता का बोझ संतुलित रहे। हमारे संविधान में भी इसका बहुत ही स्पष्ट तरीके से जिक्र है। आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद संसद को डीलिमिटेशन कानून बनाना चाहिए। वहीं आर्टिकल 170 राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के एडजस्टमेंट की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 330 और 332 के तहत SC/ST रिजर्वेशन की सीटों में भी इसके आधार पर बदलाव होते हैं। लेकिन 1971 के बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। उत्तर भारत और बिहार जैसे राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जबकि दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल जो अधिक शिक्षित थे, वहां आबादी नियंत्रण में थी। दक्षिण के राज्यों को डर था कि अगर आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ती रहीं तो संसद में सारी सीटें उत्तर भारत के पास चली जाएंगी। इसी को देखते हुए 1971 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि 87वें संशोधन में सीटों की संख्या बढ़ाए बिना सिर्फ बाउंड्री बदलने की इजाजत दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है। सबसे पहली बात तो यह कि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से लोकसभा की सीटें जस की तस हैं। 1971 में जब ये सीटें तय की गई थी तब देश की आबादी महज 55 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश में बहुत बड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। एक एक सांसद पर लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, जिससे सही गवर्नेंस दे पाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा अब हमारे पास नया संसद भवन भी है जिसमें सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है, जबकि पुराने संसद भवन में 543 सांसदों के बैठने में भी भारी तंगी होती थी। सरकार जो आज नया डीलिमिटेशन बिल ला रही है उसमें नए सेंसस के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से टल गई थी, जो अब शुरू हुई है और माना जा रहा है कि इसके पूरे होने के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 850 तक पहुंच सकती हैं।
यहीं से जुड़ता है महिला आरक्षण का पेच। सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही 106वें संविधान संशोधन के तहत 33% महिला आरक्षण बिल पास कर दिया था, लेकिन सरकार का कहना है कि वे इसे तभी लागू करेंगे जब परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसे तुरंत क्यों नहीं लागू किया गया। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि अगर मौजूदा 543 सीटों में से ही 33% महिलाओं को रिजर्व कर दी गई तो कई मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें चली जाएंगी। इसलिए पहले ही सीटें बढ़ाकर 850 की जाएंगी ताकि नए अवसर पैदा हो और महिलाओं को भी उनका हक मिल सके। इसके साथ ही SC/ST रिजर्वेशन और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए भी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भी अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद आबादी और फेडरल बैलेंस यानी संघीय संतुलन को लेकर है। एक तरफ लोकतांत्रिक समानता है जो कहती है कि जहां ज्यादा आबादी है वहां ज्यादा सीटें होनी चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ फेडरल फेयरनेस का सवाल पैदा होता है। दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क है कि अगर उन्होंने देश की राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए अपनी आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया तो अब उन्हें सजा क्यों दी जा रही है। अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बांटी गई तो पूरा का पूरा मेजॉरिटी पावर उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के पास चला जाएगा और दक्षिण भारत की आवाज राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कमजोर हो जाएगी। उनका राजकोषीय मोल भाव यानी फिस्कल बार्गेनिंग पावर भी घट जाएगी। इसी वजह से दक्षिण भारत में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने तो एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उनका कहना है कि इस परिसीमन से तमिल लोग भारत के 2ym दर्जे के नागरिक यानी सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाएंगे। उन्होंने विरोध जताने के लिए 16 अप्रैल को सभी घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे फहराने का भी आह्वान किया है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी भी सरकार पर हिस्सा चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वे 33% महिला आरक्षण का तो पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इस डीलिमिटेशन को वो सिरे से खारिज करते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता यह है कि सिर्फ आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, जिससे उत्तर भारत को भारी फायदा और दक्षिण को बड़ा नुकसान होगा। दूसरा बैलेंस फॉर्मूला यह हो सकता है कि जिसमें आबादी को भी ध्यान में रखा जाए और ऐसा सिस्टम भी बने जिससे दक्षिण के राज्यों को ज्यादा नुकसान न हो। तीसरा रास्ता यह हो सकता है कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए, यानी सीटें बढ़ाकर 850 तो कर दी जाएं, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात वही रखा जाए जो आज है। यह पूरा मामला भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र, राज्यों के आपसी संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और देश की शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला लेती। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।